और राजस्थान में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज किशनगढ़ से आरयूएचएस लाया गया। संदिग्ध मरीज फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज को संदिग्ध मरीज के सैंपल को भेजा गया है जांच के लिए। मरीज में चिकन पॉक्स के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो एक मरीज इस समय किशनगढ़ से लाया गया है। संदेह है कि ये मरीज मंकी पॉक्स का हो सकता है। फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है और उसके सैंपल रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स। लिहाजा फिलहाल जो है उनका अजमेर से रेफर होके आए हैं। उनमें जो लक्षण है जिस तरह के उनका सैंपल हमने लेकर पुणे भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा मंकी पॉक्स है या नहीं है। और पूरी सावधानी है हमारे पास, जैसे कोविड से लड़े थे उस तरह इसकी भी पूरी तैयारी है। पर अभी कोई केस अब तक कोई केस राजस्थान में मंकी पॉक्स का नहीं है। जिस तरह से कोविड से लड़ने के लिए तमाम चाहे से प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे से डॉक्टर्स की टीम अलग अलग बनाई गई थी, आरयूएचएस में अलग व्यवस्था की गई थी, तो उस तरह से केस आएंगे तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ इनके उपचार के लिए लोगों को जिस तरह कोविड में लोगों की मदद की उस तरह मदद करेंगे। दवाइयाँ वगैरह की पूरी व्यवस्था है। पर अभी मंकी पॉक्स केस क्लियर तो है या नहीं है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो राजस्थान में जो है एहतियात लोगों से किस तरह से सावधानी इसमें रखनी चाहिए? वो तो पहले से ही हमने गाइडलाइन जारी कर रखी है और उसमें निश्चित रूप से सावधान। अभी 1 तारीख की रात को किशनगढ़ से एक पेशेंट रेफर हुआ आरयूएचएस के अंदर, जिसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो था उसका फीवर विद रेसेस था। चिकन पॉक्स का प्रेजेंटेशन क्लिनिकल होने के बावजूद भी उसको मंकी पॉक्स सस्पेक्ट करते हुए वहाँ से रेफर किया गया। एहतियातन हमने आरयूएचएस के अंदर पूरा डेडिकेटेड जो फैसिलिटीज़ हमने मंकी पॉक्स के लिए डेवलप कर रखी है, आइसोलेशन रूम्स की, उसके अंदर हमने उसको आइसोलेट किया और एज पर प्रोटोकॉल उसका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। मंकी पॉक्स की संदिग्धता को देखते हुए, क्योंकि मोर और लेस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्किन रेसेस, लिम्फेडेनोपैथी, हाई ग्रेड फीवर, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को देखते हुए हमने उसके सारे सैंपल स्किन लीजन से ब्लड, यूरिन, थ्रोट स्वाब वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हमने सेंड कर दिए हैं। साथ ही एक सैंपल कंफर्मेशन के हिसाब से एनआईवी पुणे भी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू भेजा गया है। ओवरऑल क्लिनिकल स्थिति जो है पेशेंट की काफ़ी स्टेबल है और पूरी एहतियात के तहत इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृस्ती के साथ। सौरभ, चूंकि हम डॉक्टर की बाइट इस समय सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे लक्षण जो हैं वो चिकन पॉक्स के हैं। ऐसे में हमारा ये भी दायित्व बनता है सौरभ, चूंकि न्यूज 18 राजस्थान ने हमेशा सामाजिक सरोकार को भी जो है वो प्राथमिकता दी है, किसी तरह का समाज में भय ना फैले या किसी तरह की जो लोगों के अंदर जो है वो डर ना पैदा हो, ये साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। चूंकि चिकन पॉक्स एक आम समस्या है, लोगों के अंदर होती है, तो आज ये भी साफ होना चाहिए कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में फर्क क्या है, और अगर मंकी पॉक्स दुर्भाग्यवश किसी को होता है तो इसके उपाय क्या है, कैसे इसको रोका जाए। सौरभ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा आसिफ। चूंकि देखिए मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स के ज़्यादातर सिम्टम जो हैं वो एक जैसे रखते हैं, लेकिन उसमें भी जांच हो सकती है और जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकता है कि ये मंकी पॉक्स है और ये चिकन पॉक्स है। चूंकि केरल में कल मंकी पॉक्स के कारण एक पहली मौत जो है वो देश में हो चुकी है और राजस्थान में भी एक संदिग्ध मरीज मिला है। इस लिहाज से चिंता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, जो मरीज संदिग्ध रूप से किशनगढ़ से जयपुर लाया गया है वो बेंगलोर से जो है वो उसकी पढ़ाई करता था और फिर यहाँ किशनगढ़ पहुंचा और उसके बाद जो है वो उसमें इस प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिले हैं। इस वक्त आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। सर,
जिस प्रकार से हम पहले भी बात कर रहे थे कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, ये दोनों को किस प्रकार से बाइफरकेट किया जा सकता है, क्योंकि चिकन पॉक्स वाले मरीज भी घबरा रहे हैं कि कहीं उन्हें मंकी पॉक्स तो नहीं है। डेफिनेटली जो दोनों का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है फीवर विद रेसिस, और जो सस्पेक्टेड केस की अगर हम चाहे सीडीसी की गाइडलाइन कह लें, चाहे हमारी नेशनल डिजीज की गाइडलाइन करें, उसमें भी सस्पेक्ट केस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रेसिस के साथ में अगर किसी की 21 डेज के अंदर किसी इन्फेक्टेड कंट्री की विजिट डॉक्यूमेंट होती है, साथ में हमें फीवर है, लिम्फेडेनोपैथी है, मेलेज है, बॉडी है, ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें उसको सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स की कैटेगरी में रखना होता है। क्योंकि इस बच्चे की भी 4 to 5 डेज की फीवर की हिस्ट्री थी और पूरे शरीर पर रेसिस का प्रेजेंटेशन था। एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा ये देखने को मिला कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर इसका कोई भी लिम्फेडेनोपैथी नहीं देखने को मिलती, जो कि चिकन पॉक्स के बहुत रेयर केसेस में देखने को नहीं मिलती। तो कहने का मतलब यह है कि लिम्फेडेनोपैथी का एब्सेंस होना प्लस जो प्रेजेंटेशन है सेंट्रलाइज जो था, वो रेसेस का अपीयरेंस भी एक इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर है। लेकिन चूंकि अभी वायरस मंकी पॉक्स का धीरे धीरे करीब करीब सभी कंट्रियों में एंटर कर चुका है और फीवर विद रेसिस का अगर कोई केस हमें देखने को मिलता है तो उसका हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस मानते हुए हमें मंकी पॉक्स को डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए। और उसी के तहत ये बच्चा किशनगढ़ से रेफर होके RUHS के अंदर आया। यहाँ पर आते ही हमने उसको पूरी तरह से एक जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने मंकी पॉक्स आइसोलेशन रूम्स बना रखे हैं, उनके अंदर इसको आइसोलेट किया। इसका ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल जो होता है वो हमने स्टार्ट किया। साथ ही इसके डायग्नोस्टिक जितने भी सैंपल्स है उसके अंदर 4 सैंपल हम लीजन से लेते हैं और 4 सैंपल हमारे 2 ब्लड के, 1 यूरिन का और 1 ओरोफेरेंजियल स्वाब जाता है। वो हमने कल आने के बाद में मॉर्निंग के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ये डायग्नोसिस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल क्लिनिकल स्टेबिलिटी पेशेंट की है, वाइटल वाइज पेशेंट स्टेबल है। फीवर अभी उसका कल से डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो हमें केवल एक रिपोर्ट का वेट रहेगा कि RT-PCR के माध्यम से अगर ये मंकी पॉक्स आता है तो हम इसको एक्सक्लूड करने की स्थिति में होंगे चिकन पॉक्स। तो आज रिपोर्ट आ जाएगी? जी हाँ, आज शाम तक या कल सुबह तक हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हो जाएगी और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके बाद ही इसका कंफर्मेशन हम कह पाएंगे कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं। लोगों में पैनिक ना हो उसके लिए क्या लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है? उसमें पैनिक स्टेज में यही है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस डिजीज का ये है कि ये कॉन्टेजियस या रेस्पिरेटरी रूट से इसका स्प्रेड बहुत कम है। आइडियली जो 2 स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन, उसके अंदर सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा मोर्टिलिटी वाला है। पॉजिटिव चीज़ यह है कि अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट हो रहा है वो वेस्टर्न स्ट्रेन हो रहा है, जो कि कम सीवियर है, कम कॉन्टेजियस है, उसकी फैलने की स्पीड कम है। चिकित्सक स्तर पर हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस मानते हुए रेसेस के साथ अगर फीवर मेलेज अगर कोई आता है तो उसको इमीडिएटली हम आइसोलेशन रूम्स के अंदर रखें और उसका ऑब्जर्वेशन करें, उसको मॉनिटर करें और साथ ही उसका डायग्नोस्टिक पार्ट जो है वो कम से कम हम करने की, क्योंकि डायग्नोसिस की फैसिलिटी सभी कॉलेज स्तर पर, मेडिकल कॉलेज स्तर पर उपलब्ध है और सारी की सारी हमें डायग्नोस करके ऐसे पेशेंट को तुरंत आइसोलेट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जी सर, मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान कितना तैयार है, किस प्रकार के इंतजाम किए गए आप लोगों द्वारा? जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ पूरी तरह से सतर्क है और जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ से मंकी पॉक्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। तो मैं ये कहता हूं कि मंकी पॉक्स को लेकर फिलहाल किसी तरह का पैनिक हमें देखने को नहीं मिल रहा, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। जी सौरभ, इस प्रकार से आसिफ डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है और तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं और संभवतः जो संदिग्ध मरीज मिला है उसमें भी जो है वो चिकन पॉक्स की संभावना ज्यादा है, मंकी पॉक्स की कम है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात सिरोही की, जहां कांग्रेस सेवा दल के अखिल भारतीय 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 700 कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे। 3 अगस्त तक चलने वाले सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भारत जोड़ो यात्रा, विधानसभा चुनाव में प्रबंधन के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके बाद जीत के मंत्र के साथ कार्यकर्ता चुनावी समर में मोर्चा संभालेंगे। आज गुजरात के PCC चीफ कार्यक्रम में आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 अगस्त को यहां समापन सत्र में हिस्सा लेने की उम्मीद है। राजस्थान की भूमि पर राजस्थान सेवा दल पूरे भारत के सेवा दल बुलाता है और देश भर के सेवा दल के साथी भी ये चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे भारत भर में कुछ 6-7 राज्यों में सेवा दल सबसे मजबूत है, उसमें एक राजस्थान है। और राजस्थान में
सेवादल जो है वो राजीव जी जब थे तो वहाँ पर सूखा बनाम सेवादल एक कार्यक्रम चला था। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी भी सेवादल को एक अहमियत दे रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस सेवादल को अहमियत दे रही है। कल ही हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने कहा कि आपके जो नए जो लीडर हैं, हेम सिंह हो या जगदीश खुदारा हो और हमारी नई जो टीम है, आप लोगों ने सेवादल को ऐसे खड़ा कर दिया है कि अब भारत भर के सेवादल को एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है राजस्थान। कोई जिला ऐसा नहीं है राजस्थान में। देखिए, सेवादल का निरंतर पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रकार से शिविर और अभियान चला है और आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो हमारा सेवादल है, उस सेवादल ने जिस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश न केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मगर देशभक्ति को लेकर, देश के प्रति समर्पण भाव, हमारा जज्बा, उन सब को लेकर जो सेवादल ने किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम हुआ है। और अब बात कोटा की, जहां ग्रामीण इलाकों में अवैध बजरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और माइनिंग की संयुक्त टीमों ने पिछले 24 घंटे में अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झोटोली गांव में 2 जगहों पर अवैध स्टॉक कर रखी गई करीब 500 टन बजरी को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर स्टॉक संचालक नहीं मिले, लेकिन बताया जा रहा है कि बजरी अवैध तरीके से चंबल नदी से निकाली गई थी और बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया था। 10 दिन में दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले 22 जुलाई को पुलिस, खनन विभाग, प्रशासनिक विभाग, परिवहन विभाग, फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम ने गैंता, बम्बुलिया, खुर्द, राजपुरा में बजरी स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए 1500 टन बजरी को सीज किया था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो हम लोगों को कुछ जगह बजरी के भंडारण की सूचना मिली थी, जिसमें जो संयुक्त टीम माइनिंग की, पुलिस की, रेवेन्यू की और फॉरेस्ट वगैरह की जो टीम बनी हुई है, उन लोगों ने मौके पे जाके कार्रवाई की। ग्राम जटोली एक गांव है सुल्तानपुर में, वहाँ पे कार्रवाई की है और वहाँ पे 2 जगह बजरी मिली है उनको। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने की अपील भी पीएम मोदी ने की थी। आज पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी पर तिरंगा लगा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाएं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की डीपी पर तिरंगा लगा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने की अपील भी पीएम मोदी ने की थी। और अब बात साइबर ठगों के बेखौफ अंदाज की। आम लोगों को ठगने वाले इन शातिर बदमाशों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि अब ये सीधे प्रदेश के मंत्री और अधिकारियों के नाम पर ठगी करने लगे हैं। साइबर ठगों ने कई मंत्रियों के नाम पर ठगी की कोशिश की। देखिए साइबर ठगी के नए पैटर्न पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के बेखौफ साइबर ठग। वीआईपी के नाम पर ठगी का खतरनाक खेल। उषा शर्मा मुख्य सचिव, एमएल लाठर डीजीपी, बीएल सोनी चीफ एसीबी,
दिनेश MN ADG ACB, शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री, शकुंतला रावत कैबिनेट मंत्री, चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया। ये वो नाम हैं जिनकी तस्वीर और फोटो लगाकर साइबर ठगों ने हजारों लोगों को ठगने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस के सतर्क नजर से उनके मंसूबे धराशायी हो गए। किसी बड़े अधिकारी के नाम पे, किसी हमारे राजनीतिज्ञ के नाम पे एक व्हाट्सएप अकाउंट्स वो क्रिएट करते हैं। डीपी पे वो किसी अधिकारी या राजनीतिज्ञ की फ़ोटो लगाते हैं और फिर उनके सबऑर्डिनेट्स का जो मोबाइल नंबर्स लेके और उनको मैसेज करते हैं और उसके ज़रिए वो पैसा की डिमांड करते हैं। अब जानिए साइबर ठगों की मोडस ऑपरेंडी, यानी कैसे साइबर ठग लोगों को ठगने का खतरनाक प्लान तैयार करते थे। पुलिस के मुताबिक दूसरे के मोबाइल नंबरों के आधार पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर वीआईपी के नाम से रुपयों की डिमांड के मैसेज भेजे जा रहे थे। इनकी प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि ये नंबर फर्जी आईडी के जरिए हासिल किए गए हैं। फर्जी आईडी से ये सिम नंबर जनरेट करवाते हैं और उनसे फिर एक व्हाट्सएप अकाउंट बना के और फिर किसी पॉलिटिशियन की या अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी फ़ोटो लगा के तब उनके सबऑर्डिनेट से। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि ये ठग फर्जी सिम कार्ड के आधार पर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ज़्यादातर ठग वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, गुजरात और अन्य राज्यों में बैठ करके इन ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि ज्यादातर नंबर राजस्थान के बाहर असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के थे। अब पुलिस लोगों को इस जरिए बचने का संदेश दे रही है। ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो आसाम से और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के भी कुछ नंबर्स आए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स के अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें नंबर सामने आए हैं। हालांकि शातिर ठग रुपए प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन ना तो इस संबंध में अफसरों ने अपनी तरफ से कोई केस दर्ज करवाए और ना ही अपने ही अफसरों के नाम से ठगी करने वाले शातिरों को प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर पाई। ऐसे में पुलिस भी अब तक इन बदमाशों को, इन साइबर ठगों को पकड़ने में नाकाम साबित रही है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान भले ही कम बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल जुलाई में बारिश के दौर ने 66 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1956 के बाद इस बार राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात हुई। कोटा में सबसे ज्यादा बारिश हुई तो सवाई माधोपुर में सबसे कम बारिश दर्ज हुई। देखिए रिपोर्ट। 66 साल बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश। 1956 के बाद फिर जुलाई में बरसा सावन। तय समय से कुछ देरी से प्रदेश में एंट्री करने वाले मॉनसून ने झमाझम बारिश से प्रदेश को तरबतर कर दिया। तकरीबन प्रदेश के हर शहर में कई दिनों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, लेकिन कई शहरों में हाल बेहद खराब थे। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक साल 1956 के बाद इस बार जुलाई के महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। 66 सालों पहले 1956 में राजस्थान में प्रदेश में जुलाई में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद इस बार जुलाई माह में 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश सन 1956 में 308 दर्ज की गई थी, यानी अब तक का जो रिकॉर्ड बारिश है वो 308 है सन 1956 में। इसके अलावा सन 1908 में भी राजस्थान में जुलाई के माह में 288 रिकॉर्ड की गई थी। प्रदेश में जुलाई के महीने में सवाई माधोपुर और भरतपुर को छोड़कर सभी जिलों में औसत से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सवाई माधोपुर में औसत से 11% और भरतपुर में 1% बारिश कम हुई है। जुलाई के महीने में इस बार सबसे ज्यादा बारिश कोटा जिले में 513 मिलीमीटर दर्ज की गई। लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो श्रीगंगानगर में सिर्फ जुलाई के महीने में ही औसत से 235% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो श्रीगंगानगर के पूरे सीजन से भी ज्यादा है।
इसके अलावा बीकानेर में 151%, जैसलमेर में 169% और जोधपुर में 140% सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसके अलावा इस महीने में जिलावार यदि बारिश पर एक नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा जुलाई के महीने में कोटा डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, जो कि 513 mm बारिश है। वहीं झालावाड़ में सेकंड हाईएस्ट है, जो 494 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। जुलाई के महीने में मानसून की धमाकेदार बारिश को देखकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं। सिर्फ 2 जिले सवाई माधोपुर और भरतपुर ही ऐसे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।